हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक के बारे में, या जिसे हम इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर या एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का जो यूज़ करने का कारण है वो क्या है। अगर हम इसका रीज़न जान जाएंगे तो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक हमें समझने के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर करने का जो मेन रीज़न है वो है वाइट हाइब्रिडाइजेशन। जब हम वाइट हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं जो वाइट क्रॉस है या वाइट हाइब्रिडाइजेशन है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, टू डिफर प्लांट स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक, इसमें से हम मानते हैं एक प्लांट स्पीशीज़ ऐसी है जिसके पास वायरस रेसिस्टेंसी वाली प्रॉपर्टीज़ उसके पास है, लेकिन जो दूसरी प्लांट वैरायटी है वो जो है वायरस रेसिस्टेंसी शो नहीं करती, लेकिन उसके पास जो फ्रूट है ना, वो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक, ये जो दोनों पेरेंटल प्लांट हैं, इन दोनों की क्वालिटी हमें एक प्लांट के अंदर लेके आनी है। तो ये जो इसके लिए हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं और एक न्यू प्लांट वैरायटी को डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाइट हाइब्रिडाइजेशन या वाइट क्रॉस। ठीक, अब ये जो वाइट क्रॉस है, इसको करना इतना इजी नहीं होता। इसके बीच में बहुत सारे बैरियर होते हैं। ठीक है, इन बैरियर को अभी हम आगे समझेंगे। इसमें से एक बैरियर को सॉल्व करने के लिए ही हम जो एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक है, इसका यूज़ जो है इंटरप्लॉयड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी किया जाता है। इंटरप्लॉयड हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो सेम या डिफर प्लांट जो स्पीशीज़ है उनके बीच क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट हैं ये आपस में डिफ़र होते हैं। ये मतलब जो प्लांट है वो डिफ़र प्लॉइडी लेवल शो करते हैं। मानो एक प्लांट जो है वो हेक्साप्लॉइड है और जो दूसरा प्लांट है वो टेट्राप्लॉइड है, तो इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये जो एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं ये हैं इंटरप्लॉयड हाइब्रिडाइजेशन के एग्ज़ाम्पल। ठीक है, पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो ये सारी रोज़ की वैरायटी हैं, जितनी भी सब रोज़ हैं। ठीक है, तो जो एक रोज़ की जो स्पीशीज़ है ये है हेक्साप्लॉइड। ठीक, इसको क्रॉस किया गया है ट्रिप्लॉइड वाली वैरायटी से। ठीक है, और इन दोनों को क्रॉस करवा के एक न्यू प्लांट वैरायटी को डेवलप किया जाएगा। सेम काम दूसरे वाले के साथ किया गया है। ये है टेट्राप्लॉइड, इसको ट्रिप्लॉइड वाले के साथ क्रॉस करवाया गया है और इन दोनों को क्रॉस करवा कर एक न्यू रोज़ की जो वैरायटी है उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि दो प्लांट स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करवा कर एक न्यू वैरायटी को हम डेवलप कर लेते हैं। ठीक, ये जो न्यू वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं दो प्लांट को क्रॉस करवा कर, ये जो दो प्लांट हम क्रॉस कर रहे हैं ना, इन्हें क्रॉस करवाने में बहुत सारे बैरियर आ जाते हैं। तो ये जो एक बैरियर है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर, और जो दूसरा है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर। प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर में क्या होता है, क्योंकि जो दो हमने पेरेंटल प्लांट लिए हैं जिन्हें हम क्रॉस करवा के न्यू वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, ये दोनों प्लांट जो हैं आपस में डिफ़र स्पीशीज़ से आते हैं या डिफ़र जेनेरा से आते हैं। तो जब एक मेल फ्लावर मतलब जो पॉलन है वो जब स्टिग्मा के ऊपर जाता है तो पॉलन उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दूसरी स्पीशीज़ का होता है। तो वो पॉलन कहता है मैं क्यों ग्रो करूँ, क्योंकि तो दूसरी स्पीशीज़ का स्टिग्मा है तो मैं उस पर ग्रो नहीं करूँगा। लेकिन मतलब ग्रो करने का मीनिंग ये है कि वो अपनी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाता। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट ना कर पाने को हम पॉलन इनकॉम्पेटिबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन वाला जो बैरियर है वो आता है हमारे पॉलन इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण से। ठीक है, तो पॉलन हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पॉलन को डायरेक्ट ओवरी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, यह उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट बैरियर आता है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर। हमने पॉलन को तो ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो हमारा बनता है। ठीक, बना, लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाएगा।
मतलब जैसे एम्ब्रियो बना, उसे डेवलप फेज में जाना है तो उससे पहले ही उसकी डेथ होना पक्का है, क्योंकि हमने दो अलग अलग स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करा है। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो भी ठीक से डेवलप नहीं होता, क्योंकि हमने अलग अलग स्पीशीज़ को क्रॉस करा है। इसके लिए भी सेम रीज़न है। तो एंडोस्पर्म ही जो है सही से डेवलप नहीं हो सकता, ये डेवलप होने में फ़ेल हो जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच भी इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो के ग्रोथ को सपोर्ट ही नहीं करता। इसीलिए हम जो हमारा एम्ब्रियो है उसको कल्चर मीडिया के अंदर कल्चर करते हैं, क्योंकि कल्चर मीडिया उसे वो सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो कि उसे एंडोस्पर्म इन विवो कंडीशन यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में करता। और वो हमारा जो एम्ब्रियो है जो नेचर में ग्रो नहीं कर पा रहा था, वो हमारे कल्चर मीडिया के अंदर अब ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं जो कि उसे एंडोस्पर्म देता। एंडोस्पर्म हमारा इन विवो कंडीशन यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में तो एंडोस्पर्म ग्रो ही नहीं कर पाया था, जो वो हमें हमारे एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे और वो ग्रो कर सके। लेकिन इन विट्रो कंडीशन यानी कि लैब में हमने क्या किया, जो हमारा एम्ब्रियो है उसको हमने कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया, और कल्चर मीडिया जो है हमारा उस बने हुए एम्ब्रियो को डेवलप करेगा मैच्योर एम्ब्रियो में, क्योंकि उस कल्चर मीडिया में वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि हम एम्ब्रियो कल्चर या एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक को ही इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं इसका प्रोटोकॉल क्या है। ये जितने भी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ये सारे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा। सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन हाँ अच्छे पॉइंट हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ मेथड, एम्ब्रियो रेस्क्यू का मेथड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो शीट है उसका हम स्टरलाइजेशन करेंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है वो लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट या लेमिनार एयर फ्लो हुड में के अंदर की जाती है, ठीक है। इसके अंदर शीट को सबसे पहले स्टरलाइज किया जाता है केमिकल स्टरलाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा। केमिकल का नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जैसे हम लेमन का करते हैं, लेमन के साथ हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके लिए अलग केमिकल का यूज़ होता है, रोज़ के लिए अलग होता है। तो इसलिए मैंने किसी एक केमिकल का नाम लिखना ठीक नहीं समझा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक के लिए एमएस कल्चर मीडिया का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इमेच्योर एम्ब्रियो को हमने आइसोलेट कर लिया शीट में से, ठीक है। अब इस इमेच्योर एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कल्चर मीडिया में। जो कल्चर मीडिया है उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग मीडियम, ठीक। एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग मीडियम क्यों कहा इसे, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो हमारा अभी जस्ट बना है यानी कि बन के तैयार हुआ है, अभी उसे डेवलप करना है। तो उसे एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग मीडियम के अंदर रखेंगे जिससे कि वो थोड़ा सा डेवलप हो सके, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग मीडियम है इसका जो बेस कंपोनेंट होता है वो एमएस कल्चर मीडियम होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल कंपोनेंट मिलाए जाते हैं क्योंकि जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो ठीक से जर्मिनेट कर सके, ठीक है। और ये जो हमने एक्स्ट्रा एडिशनल कंपोनेंट मिलाए हैं अपने एमएस कल्चर मीडियम में, ये भी हम किस स्पीशीज़ के साथ क्रॉप इम्प्रूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए मैंने बस इसका आउटलाइन ही लिखा है कि कैसे हम एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं। हमने अपना एम्ब्रियो को हमने कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस कल्चर मीडिया को हम 4 वीक के लिए छोड़ देते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, ठीक। 4 वीक के बाद हम कल्चर मीडिया फिर से चेंज कर देंगे और उसको 4 वीक के लिए फिर से इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने 4th स्टेप पर। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेच्योर जो एम्ब्रियो है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक न्यू कल्चर मीडियम में, ठीक है। इस कल्चर मीडियम में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसके द्वारा जो हमारा शूट है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके अब हमारा आता है 5th स्टेप। ठीक, इसमें क्या कहते हैं, हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं शूट इलॉन्गेशन मीडियम में। इसमें इसका भी जो बेस होता है वो MS कल्चर मीडियम होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो शूट को इलॉन्गेट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। ठीक है, इलॉन्गेट करने का काम करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे भी 4 वीक के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद हम इसे रूट फॉर्मेशन वाले मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। 4 वीक उसके अंदर रूट फॉर्मेशन वाले जो मीडियम है उसके अंदर रखते हैं, एंड देन हमारा फाइनली जो होता है हमारा प्लांटलेट डेवलप हो जाता है। इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद इसे ग्रो करते हैं और उसको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस एक एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक की। अब देख लेते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है। प्रिवेंट द एम्ब्रियो एबॉर्शन, एम्ब्रियो के एबॉर्शन से ही प्रिवेंट करने के लिए पढ़ा है अभी हमने। उसका जो एबॉर्शन है एम्ब्रियो का, उसको प्रिवेंट करता है। जो वाइट हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने प्लांट बनाया है उसके एम्ब्रियो को प्रिवेंट करेगा एबॉर्शन होने से। ठीक है, इसके द्वारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट वाली जो क्रॉप्स होती हैं उसको डेवलप किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया रेसिस्टेंट प्लांट, यानी कि वही है एक कोई वाइड स्पीशीज़ है, यानी कि जंगली प्लांट है जिसके पास रेसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है किसी वायरस के प्रति। ठीक है, एक ऐसी एक कल्टिवेटेड क्रॉप है जिसके पास रेसिस्टेंसी थोड़ी लो अमाउंट में होती है या नहीं होती है, लेकिन उसका जो फ्रूट वगैरह होता है वो उतना अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन उस पर रेसिस्टेंसी नहीं है। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा के एक न्यू वैरायटी डेवलप की जाती है जिसके अंदर वायरस रेसिस्टेंसी भी होती है और फ्रूट की जो क्वालिटी है या जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है इमेच्योर एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का। मूव करते हैं नेक्स्ट, साल्ट टॉलरेंस प्लांट्स को डेवलप करने में भी इसका यूज़ होता है। और इंसर्शन ऑफ द नोवल जीन, सेकेंड पॉइंट, इंसर्शन ऑफ द नोवल जीन, आपस में दो पेरेंटल प्लांट को क्रॉस करवाते हैं। तो इसमें यही तो होता है कि थोड़े बहुत जो जीन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नोवल जीन की ट्रांसफ़र में भी इसका यूज़ होता है। सॉल्विंग द सीड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, मतलब जो सीड डोमिनेंसी शो करते हैं उसकी डोमिनेंसी को ब्रेक डाउन में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस शीट से हम एम्ब्रियो निकाल लेंगे, उसे कल्चर कर देंगे, बात वही है। इसलिए एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है।